फिल्म की शुरुआत एक रिहैब सेंटर से होती है, जहां नशे की लत छोड़ने की कोशिश कर रहे कुछ लोग अपनी अपनी कहानी बता रहे होते हैं। तभी एक नर्स डार्बी को बुलाती है और बताती है कि उसके लिए एक जरूरी फोन आया है। फोन पर उसे पता चलता है कि उसकी मां को अचानक ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसकी बहन डेवन पहले से वहीं मौजूद है। डार्बी तुरंत अपनी बहन को फोन करती है, लेकिन डेवन साफ कह देती है कि वो नहीं चाहती कि डार्बी हॉस्पिटल आए। फिर भी डार्बी अपनी मां से मिलने का फैसला करती है। वह रात में रिहैब सेंटर से चुपचाप निकलती है, एक कार चुराती है और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब ड्रग्स के ओवरडोज के बाद उसकी मां और बहन ने उसे कार में बेहोश पाया था। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर उसे रोककर बताता है कि भारी बर्फबारी की वजह से आगे का रास्ता बंद है। वह उसे पास के एक विजिटर सेंटर में रुकने की सलाह देता है। मजबूरी में डार्बी वहां पहुंच जाती है, जहां पहले से 4 लोग मौजूद होते हैं, एड और उसकी पत्नी सैंडी, लार्स और ऐश। वॉशरूम में वो अपना फोन चेक करती है। डेवन का मैसेज आता है, यहाँ मत आना। दुखी होकर डार्बी अपनी जेब से कोकीन निकालती है, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए उसे वापस रख देती है। थोड़ी देर बाद वह नेटवर्क ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी पास खड़ी एक वैन से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वह धीरे से वैन के पास जाती है और अंदर झांक कर देखती है कि एक छोटी सी बच्ची रस्सियों से बंधी हुई है। डार्बी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। वह नंबर प्लेट की फोटो खींचती है और बच्ची से कहती है, मैं वापस जरूर आऊंगी। 911 पर कॉल करने की कोशिश भी बेकार जाती है, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है। अब डार्बी समझ जाती है कि उस बच्ची का किडनैपर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी विजिटर सेंटर के अंदर मौजूद है। वह वापस अंदर आती है और सबको ध्यान से देखने लगती है। वह सबके साथ बैठकर ताश खेलने लगती है, लेकिन उसका असली मकसद खेलना नहीं बल्कि सब पर नजर रखना होता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि वैन की नंबर प्लेट नेवाडा की है और लार्स भी नेवाडा से ही आया है। यहाँ से डार्बी का शक सबसे पहले लार्स पर आता है। कुछ देर बाद वो बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है और 911 पर मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी नेटवर्क नहीं मिलता। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे खुद ही बच्ची को बचाना होगा। वह बंद पड़े वॉशरूम की दीवार का एक लकड़ी का तख्ता हटाती है और पीछे बने छोटे रास्ते से बाहर निकलकर वैन तक पहुंच जाती है। इस बार वह किसी तरह वैन का लॉक खोल लेती है और अंदर चली जाती है। वह बच्ची के हाथ खोलने लगती है, तभी उसे उसके हाथ में मेडिकल ब्रेसलेट दिखाई देता है। अचानक किसी के आने की आवाज सुनकर डार्बी कंबल के नीचे छिप जाती है। कुछ ही सेकंड बाद लार्स वैन में आता है और बच्ची से बात करने लगता है। तभी पता चलता है कि बच्ची का नाम जे है। लार्स उससे कहता है कि वह उसे अंकल केनी के पास ले जा रहा है। डार्बी यह भी देख लेती है कि लार्स के पास एक पिस्तौल है। थोड़ी देर बाद लार्स खाना लेने के बहाने बाहर चला जाता है। मौका मिलते ही डार्बी जे को एक बॉक्स कटर दे देती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह खुद को आजाद कर सके। इसके बाद वह वापस विजिटर सेंटर लौट आती है, लेकिन जब लार्स दोबारा वैन के पास पहुंचता है तो बर्फ पर बने पैरों के निशान देखकर समझ जाता है कि कोई वैन तक आया था। उधर ऐश भी डार्बी पर शक करने लगता है और वॉशरूम तक उसके पीछे आ जाता है। डार्बी घबराकर उसे अंदर खींच लेती है। तभी लार्स भी वहां पहुंच जाता है। हालात संभालने के लिए डार्बी अचानक ऐश को किस कर देती है। लार्स असहज होकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डार्बी ऐश को पूरी सच्चाई बता देती है कि बाहर वैन में एक बच्ची बंधी हुई है और उसे शक है कि लार्स ही किडनैपर है। ऐश मदद करने का नाटक करता है और कहता है कि डार्बी बाहर जाकर लार्स को उलझाए, तब तक वह एड को सब बता देगा। डार्बी उसकी बात मानकर बाहर चली जाती है। वह फिर से वैन में पहुंचती है। तभी जे मासूमियत से पूछती है कि वे दोनों आदमी कहाँ गए। यह सुनते ही डार्बी के होश उड़ जाते हैं। मतलब इस किडनैपिंग में सिर्फ लार्स नहीं बल्कि एक और आदमी भी शामिल है। वह तुरंत बाहर झांकती है और देखती है कि ऐश और लार्स आराम से आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों अपने हथियार भी बदल लेते हैं। यहीं डार्बी को समझ आ जाता है कि ऐश भी किडनैपर है और उसने सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए मदद का नाटक किया था। अब डार्बी की मुश्किलें पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। डार्बी तुरंत वापस विजिटर सेंटर के अंदर भागती है, लेकिन ऐश भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। वह डार्बी का फोन छीन लेता है और 911 पर भेजे गए सारे मैसेज डिलीट कर देता है। फोन देखते देखते उसे यह भी पता चल जाता है कि डार्बी का परिवार उससे दूर हो चुका है और उसकी बहन भी उसे हॉस्पिटल नहीं बुलाना चाहती। इसके बाद ऐश डार्बी को एक कमरे में ले जाकर उससे सवाल करने लगता है। वह उसके पिता के बारे में पूछता है। डरी हुई डार्बी बताती है कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। ऐश कहता है कि वह बच्ची को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए यह सब कर रहा है। उसके मुताबिक जे के पिता बहुत अमीर हैं और वे अपनी बेटी के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। वो ये भी बताता है कि जे को एडिसन डिजीज है, अगर वो ज्यादा डर गई तो उसकी जान भी जा सकती है। उधर वैन में जे डार्बी को दिए हुए बॉक्स कटर से खुद को आजाद कर लेती है। उसी समय
समय एड बाहर आता है और वेन के पास पहुंचता है, लेकिन जे डर की वजह से कोई आवाज़ नहीं लगाती। कुछ देर बाद सैंडी डार्बी को अपने साथ ले जाती है। ऐश जाते जाते उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देगा। डार्बी मजबूरी में चुप रहती है। तभी उसकी नज़र बाहर जाती है और वह देखती है कि जे वैन से निकलकर भाग चुकी है। यह देखकर लार्स तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। डार्बी भी मौका देखकर बाहर निकलती है, लेकिन ऐश उसका पीछा करता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। ऐश उसका गला दबा देता है और डार्बी की सांस रुकने लगती है। तभी लार्स घबरा कर वापस आता है और कहता है जे भाग गई है, जल्दी चलो। दोनों किडनैपर तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी दौरान ऐश की जेब से उसकी कार की चाबी नीचे गिर जाती है। डार्बी चुपके से वह चाबी उठा लेती है। अब तीनों मिलकर बर्फ में जे को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में डार्बी अचानक टार्च की तेज रोशनी ऐश और लार्स की आंखों पर मारती है। घबराकर ऐश गोली चला देता है। डार्बी किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह बर्फीली ढलान से नीचे गिर जाती है। उधर गोली की आवाज सुनकर एड बाहर आता है। उसे कुछ दूर जे बेहोश हालत में मिलती है। वह तुरंत उसे उठाकर विजिटर सेंटर के अंदर ले जाता है। इसी बीच डार्बी भी किसी तरह वापस पहुंच जाती है और इस बार एड और सैंडी को पूरी सच्चाई बता देती है। अब सभी समझ चुके थे कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि ऐश और लार्स हैं, जो किसी भी कीमत पर जे को वापस ले जाना चाहते हैं। कुछ ही देर में ऐश और लार्स भी विजिटर सेंटर के बाहर पहुंच जाते हैं। वे दरवाजा पीटते हुए अंदर आने की जिद करने लगते हैं। एड तुरंत कुर्सियां और टेबल लगाकर दरवाजा बंद कर देता है। अब अंदर डार्बी, एड, सैंडी और जे मौजूद होते हैं, जबकि दोनों किडनैपर बाहर खड़े रहते हैं। पहले ऐश धमकी देता है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वह चाल बदल देता है। वह जोर से कहता है जे बहुत बीमार है, उसकी दवा हमारे पास है, अगर उसे दवा नहीं मिली तो वह मर जाएगी। सैंडी ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि वह पहले नर्स रह चुकी होती है और जानती है कि जे की बीमारी में दवा कितनी जरूरी है। लेकिन डार्बी ऐश की किसी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वह सबको बताती है कि उसने ऐश की कार की चाबी चुरा ली है। यह सुनकर एड बाहर खड़े किडनैपरों से कहता है, पहले दवा अंदर फेंको, फिर तुम्हें चाबी मिलेगी। दोनों कुछ देर के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अंदर बैठे लोगों को लगता है कि शायद वे सच में दवा लेने गए हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वे दवा नहीं बल्कि पेट्रोल का कैन लेकर लौटते हैं। अब उनका इरादा साफ हो चुका था। वे पूरे विजिटर सेंटर को आग लगाकर सबूत मिटाना चाहते हैं। एड तुरंत डार्बी से कहता है कि कार की बाकी चाबियां भी कहीं छिपा दो ताकि वो भाग न सके। उधर सैंडी डर के मारे पेपर स्प्रे निकाल लेती है। इसी दौरान जे को होश आता है। वह सैंडी को देखते ही उसका नाम लेकर बुलाती है। यह देखकर डार्बी और एड दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि सैंडी जे के घर में काम करती थी। यहीं उसकी मुलाकात ऐश से हुई थी। कुछ समय पहले सैंडी को पता चला था कि उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। पैसों की तंगी में उसने ऐश का साथ दे दिया, लेकिन उसे यही बताया गया कि बच्ची का सिर्फ किडनैप होगा और फिरौती मिलने के बाद उसे वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई उसे भी नहीं पता थी। दरवाजा टूटते ही ऐश और लार्स अंदर घुस आते हैं। ऐश जे की दवा सैंडी को देता है, लेकिन अगले ही पल वह हंसते हुए बताता है कि वे जे को उसके घर वापस ले जाने वाले ही नहीं है। असल में वो दोनों चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा हैं और जे को बेचने वाले हैं। ये सुनते ही सैंडी के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसने पैसों के लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो डरते हुए कहती है कि बच्ची को छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन ऐश अब किसी की बात सुनने वाला नहीं था। वह फिर से डार्बी से कार की चाबियों के बारे में पूछता है। तभी एड बीच में आकर कहता है, डार्बी कुछ मत बताना। इतना सुनते ही ऐश बिना एक पल गंवाए एड पर गोली चला देता है। गोली लगते ही एड वहीं गिर जाता है। यह देखकर सैंडी का सब्र टूट जाता है। वो तुरंत पेपर स्प्रे उठाकर ऐश पर हमला करती है, लेकिन ऐश बच जाता है और पूरा स्प्रे लार्स की आंखों में चला जाता है। लार्स दर्द से तड़पने लगता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। गुस्से में ऐश अपनी बंदूक उठाता है और सैंडी को भी गोली मार देता है। सैंडी जमीन पर गिर जाती है। डार्बी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ऐश उसे पकड़कर घसीट लेता है। फिर वो नेल गन उठाकर डार्बी की हाथ दीवार में ठोक देता है। दर्द से डार्बी जोर जोर से चीखने लगती है। उधर ऐश लार्स को लेकर वॉशरूम में जाता है ताकि उसकी आंखों से पेपर स्प्रे साफ कर सके। इसी बीच डार्बी की नजर पास पड़े एक हथौड़े पर पड़ती है। वह धीरे से जे को इशारा करती है। जे बिना आवाज किए हथौड़ा उसके पास सरका देती है, लेकिन तभी ऐश और लार्स वापस लौट आते हैं। डार्बी तुरंत हथौड़ा छिपा लेती है। ऐश उसका फोन उठाता है। उसी समय उसकी बहन का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर डार्बी पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी अचानक उसका पहले भेजा गया 911 वाला मैसेज आखिर
आखिरकार नेटवर्क मिलते ही सेंड हो जाता है। अब पुलिस उनकी लोकेशन की तरफ आ रही होती है। यह देखकर ऐश घबरा जाता है। उसे पता होता है कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। वह तुरंत जे को पकड़ लेता है और नेल गन उसकी कलाई पर रख देता है। वह डार्बी से कहता है कि अगर चाबियों का ठिकाना नहीं बताया तो सबसे पहले इस बच्ची को मार दूंगा। मजबूर होकर डार्बी बता देती है कि चाबियां बाथरूम के बाहर बर्फ में छिपी है। ऐश चाबियां लेने बाहर चला जाता है और लार्स को डार्बी और जे पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। डार्बी समझ जाती है कि यही उसके बचने का आखिरी मौका है। वो धीरे से जे से कहती है, जाकर लाइट बंद कर दो। जैसे ही पूरा कमरा अंधेरे में डूबता है, डार्बी अपनी जेब से बची हुई कोकीन सूंघ लेती है ताकि दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाए। फिर वह पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ में धसी हुई कील बाहर निकाल लेती है। उसी समय ऐश वापस अंदर आता है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। डार्बी के हाथ में बंदूक होती है और उसका निशाना सीधे लार्स पर होता है। तभी जे अचानक ऐश पर झपट पड़ती है। दोनों के बीच छीना झपटी शुरू हो जाती है और अचानक नेलगन चल जाती है। एक कील सीधी लार्स के सिर में धस जाती है। ऐश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में लार्स की मौत हो जाती है। मौका मिलते ही डार्बी और जे बाहर भागकर कार में बैठ जाते हैं। ऐश उनके पीछे दौड़ता है और लगातार गोलियां चलाता है। एक गोली कार के टायर में लगती है, जिससे कार फिसलकर पलट जाती है। इसके बाद ऐश विजिटर सेंटर में आग लगा देता है ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाता है। वह ऐश को रोकने के लिए कहता है। तभी घायल डार्बी हिम्मत करके ऐश पर गोली चला देती है। अचानक गोली चलते ही पुलिस ऑफिसर घबरा जाता है और गलती से डार्बी को गोली मार देता है। मौका मिलते ही ऐश पुलिस वाले को भी गोली मार देता है। अब ऐश आखिरी बार डार्बी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन डार्बी हार नहीं मानती। वह पास पड़ा स्क्रू ड्राइवर उठाती है और पूरी ताकत से ऐश के गले में घोंप देती है। ऐश वहीं ढेर हो जाता है। बुरी तरह घायल डार्बी किसी तरह पुलिस वाले के रेडियो तक पहुंचती है और मदद के लिए संदेश भेज देती है। 1 महीने बाद डार्बी फिर से रिहेब सेंटर में लौट आती है। अब वो पहले से काफी बदल चुकी होती है। उसके कमरे में जे की बनाई हुई एक ड्राइंग लगी होती है, जिससे पता चलता है कि दोनों अब भी कांटेक्ट में हैं। तभी नर्स आकर बताती है कि उससे मिलने कोई आया है। डार्बी बाहर आती है और सामने अपनी बहन डेवन को देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। डार्बी अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात से बच निकलती है। जे सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंच जाती है और आखिरकार दोनों अपराधियों को उनके किए की सजा मिल जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सिनेएक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।